हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आपने लास्ट 2 लेक्चर्स देखे क्या? कैसे लगे आपको? अच्छे लगे? तो चलो आज हम लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट्स का। आपको क्या करना है, लास्ट 2 लेक्चर्स देखने हैं और इसके साथ ये भी लेक्चर देखना है। और आपके बुक में जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है उससे गो थ्रू करना है और 3 to 4 क्वेश्चन आपको हाथ से सॉल्व करने हैं। तो आपका सफिशियंट प्रैक्टिस हो जाएगा। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सारे एडजस्टमेंट जो है वो है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल के, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल के। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटर्स के एंड सेल्स के एडजस्टमेंट। और फिर हम डिस्कस करेंगे थर्ड, रिमेनिंग जितने भी मिसलेनियस एडजस्टमेंट्स है उतने मिसलेनियस एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट्स। तो चलो अभी फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बिल्स पेएबल का एडजस्टमेंट, बिल्स पेएबल का। तो आपको एडजस्टमेंट दिया रहेगा बेटा बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल क्या है ये मैं आपको बिल्स रिसीवेबल टॉपिक में, बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको एडजस्टमेंट क्या दिया रहेगा? आपको एडजस्टमेंट दिया रहेगा बिल्स पेएबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल्स ऑफ रुपीज 12,000 या 10,000, जो भी अमाउंट रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग है आपका कोई क्रेडिटर था, लेट से ए नाम का क्रेडिटर था, आपने उसको 12,000 का बिल साइन करके दिया था। मतलब आपने क्या किया था, क्रेडिटर को बोला था ये बिल में साइन करके देता हूं आपको 12,000 का 30 डेज बाद का। आप क्या करना, ये 30 डेज बाद आके ये बिल मुझे दिखाना या किसी को एंडोर्स करना, किसी को दे देना, वो मुझे आके दिखाएगा, मैं उसको पैसे दे दूंगा। ऐसा आपने प्रॉमिस किया था उसको बिल पे लिख के। अभी आपने वो बंदा आ गया, आपको ड्यू डेट पे आ गया, लेकिन आपने उसको पैसे नहीं दिए। इसको क्या बोलते हैं, डिसऑनर किया। अभी क्या हो जाएगा बेटा? अभी बिल की तो कोई वैलिडिटी नहीं रही, आपने उसके अगेंस्ट पैसे दिए नहीं तो इसकी कोई वैलिडिटी रही नहीं। तो अभी क्रेडिटर तो अपने को छोड़ेगा नहीं, तो ए अपने से पैसे वसूली करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बिल्स पेबल डिसऑनर हो गया ऐसे बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स में अमाउंट वो ऐड हो जाएगा। तो उसके दो इफेक्ट क्या है? उसका फर्स्ट इफेक्ट है बिल्स पेबल, जो भी अमाउंट का डिसऑनर हुआ है उसको बिल्स पेबल में से हटा दो। और सेकेंड इफेक्ट क्या है, क्रेडिटर्स में वो अमाउंट ऐड कर दो। ओके, तो चलो दो इफेक्ट क्या है, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड। फर्स्ट इफेक्ट है add the respective amount of dishonored bill in creditors। और क्रेडिटर्स कहां रहेंगे बेटा, क्रेडिटर्स कहां रहेंगे, लायबिलिटी साइड। और सेकेंड इफेक्ट क्या है, सेकेंड इफेक्ट रिमूव द अमाउंट, रिमूव द अमाउंट ऑफ bills payable dishonored from bills payable। और ये बिल्स पेएबल कहाँ अपियर होते रहेंगे, ये भी लायबिलिटी साइड पे। तो आपको सिंपल एडजस्टमेंट क्या करना है, आपको बिल्स पेएबल में से वो अमाउंट हटाना है और क्रेडिटर्स में ऐड करना है। तो अभी हमने क्रेडिटर्स पे टोटल 3 एडजस्टमेंट देखे, क्रेडिटर्स पे टोटल हमने 3 एडजस्टमेंट देखे। फर्स्ट क्या देखा, फर्स्ट देखा अनरिकॉर्डेड परचेस का। सेकंड क्या देखा, सेकंड देखा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। और थर्ड क्या देखा, थर्ड देखा डिसऑनर्ड बिल्स पेएबल। तो सर इसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, एडजस्टमेंट करने का क्या सीक्वेंस होना चाहिए? तो अभी मैं आपको सीक्वेंस लिखवा देता हूं, आपको सीक्वेंस राइट डाउन करना है। और सर अगर बेटा इसमें से कोई भी एक आधा एडजस्टमेंट नहीं आता, मतलब जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम में ये तीनों एडजस्टमेंट आ जाए, तो आपको अकॉर्डिंगली स्टेप्स करने, मतलब क्या, अगर अनरिकॉर्डेड परचेसेस का एडजस्टमेंट नहीं आया तो आपको वो स्टेप रिमूव कर देना है। तो चलो स्टेप 1 एडजस्टमेंट्स, आप नाम दो उसको स्टेप्स फॉर एडजस्टमेंट्स ऑन
क्रेडिटर्स, और स्टेप्स की जगह आप लिख दो सीक्वेंस, सीक्वेंस लिख दो, सीक्वेंस फॉर एडजस्टमेंट्स ऑन क्रेडिटर्स। तो फर्स्ट क्या है बेटा, सीक्वेंस में फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस का। अगर दिया रहेगा तो, नहीं दिया रहेगा तो आप कहां से एडजस्टमेंट करोगे, अनरिकॉर्डेड परचेसेस का। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड सीक्वेंस में आपको एडजस्टमेंट करना है डिसऑनर्ड बिल्स पेबल का। और थर्ड लास्ट लास्ट आपको एडजस्टमेंट करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स का। बात समझ में आई, आपको ये लिखना ही है, कंपलसरी है, ये सीक्वेंस आपको राइट डाउन करना है, कंपलसरी है, और ध्यान में भी रखना है। और अभी मैं आपको डेटर्स के ऊपर के सारे एडजस्टमेंट्स बताऊंगा, डेटर्स के ऊपर के सारे एडजस्टमेंट्स बताऊंगा, और उसके उसका भी सीक्वेंस आपको लिखवा के दूंगा, आपको वो भी राइट डाउन करना है और वो ध्यान में रखना है। तो चलो अभी डेटर्स के ऊपर क्या क्या एडजस्टमेंट्स आते हैं बेटा, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट आते हैं एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू डेटर। तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आता है एक बैड डेप्ट का, बैड डेप्ट्स का। फिर आता है बेटा आरडीडी का, आरडीडी उसको बोलते हैं प्रोविजन ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट। थर्ड आता है बेटा अनरिकॉर्डेड परचेसेस का, अनरिकॉर्डेड सेल्स का। और लास्ट एडजस्टमेंट होता है बेटा डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल। तो ये चार एडजस्टमेंट्स आते हैं बेटा डेटर्स पे। क्या क्या आता है, एक बैड डेप्ट्स, और फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, उसको ही क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद अनरिकॉर्डेड सेल्स और डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल। ये चार एडजस्टमेंट्स आते हैं डेटर्स पे, और इसका क्या सीक्वेंस करना है और ये रिस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स का क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, ये अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आपको 100% मेरे तरफ अटेंशन देना है। चलो तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम डिस्कस करते हैं बैड डेप्ट्स का। तो आपको बेटा कभी कभी ट्रायल बैलेंस में भी बैड डेप्ट्स दिए रहेंगे और एडजस्टमेंट में भी बैड डेप्ट्स दिए रहेंगे। जैसे ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा 400 रुपीज के बैड डेप्ट्स हैं, तो वो ऑलरेडी एंट्री पास करके आए हैं, वो ऑलरेडी डेटर से हटा के आए हैं। बैड डेप्ट्स होते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैड डेप्ट्स इज अवर एक्सपेंस, तो हम एंट्री करते हैं बैड डेप्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और वो बैड डेप्ट्स हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एडिशनल अगर बैड डेप्ट्स हुए जो रिकॉर्ड नहीं किए गए तो उसका एडजस्टमेंट दिया रहता है ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो इसको बोलते हैं न्यू बैड डेप्ट्स। इसको क्या बोलते हैं, न्यू बैड डेप्ट्स। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करना है, अभी बैड डेप्ट्स हो गए मतलब डेटर्स आपको पैसा नहीं देगा, वो डेटर आपको पैसा नहीं देगा, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, उसका यही ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट आपको डेटर में से वो अमाउंट लेस करना है, क्योंकि उतना पैसा आपको डेटर से आएगा नहीं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, रिमूव द अमाउंट, रिमूव द अमाउंट ऑफ बैड डेप्ट्स फ्रॉम डेटर्स। ये कौन से बैड डेप्ट्स की बात कर रहा हूं मैं,
अगर एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट आता है तो इस एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिए रहेंगे तो उसका ऑलरेडी फर्स्ट इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस के आइटम का सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है, क्योंकि उसका एक इफेक्ट ऑलरेडी हुआ होता है। ओके, ट्रायल बैलेंस में अगर आपके बैड डेब्ट्स है तो सीधे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको लिखना है। अगर अगर ये बैड डेब्ट्स आपको एडिशनल बैड डेब्ट्स दिए रहेंगे प्रॉब्लम के नीचे, तो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। और सेकेंड इफेक्ट क्या करना है बेटा, सेकेंड इफेक्ट आपको करना है एड एडिशनल बैड डेब्ट्स in bad debts appearing on debit side of the profit and loss account, debit side of the profit and loss account। चलो, appearing on debit side of the profit and loss account। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट क्या आता है बेटा, चलो ये फॉन्ट अच्छा नहीं दिख रहा है, सेकेंड एडजस्टमेंट आता है बेटा आरडीडी का। आरडीडी का अभी मैं सिर्फ एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूं, एडजस्टमेंट के बाद मैं आपको सीक्वेंस डिस्कस करूंगा। आरडीडी का एडजस्टमेंट मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, सीक्वेंस नहीं डिस्कस कर रहा हूं, यही सीक्वेंस में एडजस्टमेंट करने ऐसे नहीं बोल रहा हूं। तो आरडीडी क्या है ये बात पहले आप समझो। आरडीडी क्या है, ये है एक रिजर्व है, आरडीडी एक रिजर्व है। और किसके लिए है रिजर्व, किसके लिए है रिजर्व, है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। आरडीडी आपके एक्चुअल बैड डेब्ट से क्या नहीं है। आरडीडी का मतलब पहले समझो, सपोज आपके पास 1,00,000 रुपीज का डेटर्स है, 1,00,000 रुपीज आपको मार्केट से आने हैं, और आपको क्या लगता है 10% लोग, इसमें से 10% लोग मुझे पैसे नहीं देंगे, ऐसा आपका अजम्पशन है। आपने लोगों को जाके नहीं बोला मुझे लग रहा है अभी 10% लोग पैसे नहीं देने वाले, तो मैंने ये कंसिडर करके ही चल रहा हूं मैं, 10% लोग पैसे नहीं देने वाले। ऐसे अगर आप मार्केट में जाके बोलोगे ना तो लोग आपके पैसे ही नहीं देंगे। आपने आपके मन में रखी ये बात कि 10% पैसे नहीं आएंगे, क्यों, आपके आत्म शांति के लिए रखी। अगर 10,000 रुपीज नहीं भी आते ठीक है, मैंने इतने कंसिडर ही किए थे, इतने नहीं आएंगे। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं रिजर्व। तो ये एक्चुअल बैड डेब्ट से क्या, एक्चुअल बैड डेब्ट से क्या ये नहीं है, ये बात आपने कंसिडर करके रखी है कि 10% लोग मेरे पैसे देने नहीं वाले, तो इसको क्या बोलते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, आपने रिजर्व करके रखा। तो अभी सपोज ₹1,00,000 के डेटर से आपके पास, ₹1,00,000 के आपके पास डेटर्स हैं, और आपका आरडीडी का रेट है 10%। तो आप कितना आरडीडी क्रिएट करोगे 10,000 का, वो आप क्या करोगे 90,000 के डेटर्स दिखाओगे, और 10,000 को आप P&L में डालोगे। सिंपल। तो आरडीडी का एडजस्टमेंट आता है तो आपको क्या करना है, अगर सिर्फ आरडीडी का एडजस्टमेंट आता है, तो आपको क्या करना है, डेटर्स के ऊपर वो आरडीडी का परसेंटेज लगाना है। जो भी आरडीडी का परसेंट दिया रहेगा 5%, 7%, 10%, जो भी दिया रहेगा वो आपको डेटर के ऊपर लगाना है, डेटर के अमाउंट के ऊपर अप्लाई करना है। और फर्स्ट इफेक्ट क्या देना है, फर्स्ट इफेक्ट देना है आपको वो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, और सेकेंड इफेक्ट क्या देना है, वो अमाउंट डेटर से हटाना है। ये हो गया आरडीडी का एडजस्टमेंट। अगर इसके हम एक स्टेप अहेड चले, इसके एक स्टेप आगे चले, सपोज आपको ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आरडीडी दिया है, ट्रायल बैलेंस में अभी क्या केस लेते हैं, और यही केस आपको आएगा एग्जाम में। अभी जो फर्स्ट केस मैंने डिस्कस किया वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा, अभी जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं वो आपको एग्जाम में आएगा।
सपोज आपके ट्रायल बैलेंस में आपको ऑलरेडी आरडीडी दिया है, आपको ऑलरेडी आरडीडी दिया है, आरडीडी ट्रायल बैलेंस में आरडीडी का अमाउंट अपीयर कर रहा है क्रेडिट में 8000। ओके, तो ऑलरेडी कितना अपीयर कर रहा है 8000 रुपीज। ओके, और आपके पास डेटर से रुपीज 1 लाख के, और ट्रायल बैलेंस में आरडीडी को कौन सा बैलेंस दिख रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आरडीडी क्रेडिट बैलेंस 8000 और डेटर से 1 लाख के, और आपको बोला 10% का आरडीडी क्रिएट करो, 10% का आरडीडी का प्रोविजन मेंटेन करो, आरडीडी प्रोविजन मेंटेन करो। तो अभी आपको आरडीडी कितना मेंटेन करना था, आरडीडी मेंटेन कितना करना चाहिए था, 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। आपने मेंटेन कितना किया, आपने मेंटेन कितना किया 8000। तो आपका प्रोविजन शॉर्ट कितने से हो गया, प्रोविजन शॉर्ट कितने से हो गया 2000 रुपीज से, प्रोविजन शॉर्ट हो गया 2000 रुपीज से, यस और नो, 2000 रुपीज से आपका प्रोविजन शॉर्ट हो गया। जब आपने ये आरडीडी क्रिएट किया होगा, ये 8000 का आरडीडी आपने क्रिएट किया होगा, तो ये इसको बैलेंस दिख रहा है क्रेडिट में, मतलब क्या, इसको डेटर में से माइनस नहीं किया, इसको डेटर्स में से माइनस नहीं किया। चलो मैं आपको दिखा देता हूं सिंपल सी चीज, एक लेजर बनाते हैं हम, एक लेजर बनाते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। इस पे ध्यान दो बेटा, ये एडजस्टमेंट आना ही आना है एग्जाम में, ये एडजस्टमेंट एग्जाम में आना ही आना है। तो छोटे छोटे लेजर बनाते हैं हम, एक है आरडीडी का लेजर, फिर ये फिर सेकंड है ये डेटर्स का लेजर। ओके, सेकंड है ये डेटर्स का लेजर। और एग्जांपल है, मैं पूरे लेजर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, बस आपके एग्जांपल के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। चलो, ये है आरडीडी का लेजर, और ये है डेटर्स का, ये है डेटर्स का, और ये है आरडीडी का। जब आपने आरडीडी 8000 क्रिएट किया, जब आपने आरडीडी 8000 क्रिएट किया, तो आपने एंट्री क्या की होगी, आपने एंट्री की होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8000 टू आरडीडी, मतलब क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 8000। तो आपने ये अमाउंट 8000 डेटर से हटाई क्या, अभी तक नहीं हटाई। तो आपने क्या किया होगा, यहां पे क्रेडिट साइड में लिखा होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8000 रुपीज, बराबर है। और डेटर्स के आपको बैलेंस क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज का बैलेंस है अभी। और आपको प्रॉब्लम में बोला है कि आरडीडी का प्रोविजन कितना करना है, प्रोविजन फॉर आरडीडी is to be maintained at the rate of 10%, इसका बोला है आपको 10% का प्रोविजन करने बोला है। तो आपको प्रोविजन कितना करना चाहिए था, आपको डेटर्स का बैलेंस क्या है 1 लाख, आपको प्रोविजन कितना करना चाहिए था, आपको प्रोविजन करना चाहिए था 10,000 रुपीज का, और आपने प्रोविजन कितना किया 8000 का, आपने प्रोविजन कितना किया 8000 रुपीज का। तो प्रोविजन शॉर्टफॉल कितने से हुआ, प्रोविजन शॉर्टफॉल कितने से हुआ, रुको एक मिनट, प्रोविजन शॉर्टफॉल कितने से हुआ, शॉर्टफॉल मतलब कितने से कम पड़ा, तो 10,000 रुपीज माइनस 8000 रुपीज, इतना प्रोविजन शॉर्टफॉल पड़ा, बराबर या नहीं। मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं,
फॉर्मूला में आपको सिंपल बता देता, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ऐसा पीएनएल में डालो। ये सिंपल फॉर्मूला आपके 12th के बुक में दिया है, वो मैं आपको बता देता, लेकिन इसके पीछे क्या कंसेप्ट है मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको 2000 रुपीज का शॉर्टफॉल पड़ा, तो अभी आप 2000 का एडिशनल प्रोविजन क्रिएट करोगे, 2000 रुपीज का आप एडिशनल प्रोविजन क्रिएट करोगे। तो 2000 का प्रोविजन क्रिएट करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, एंट्री करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000 टू आरडीडी अकाउंट 2000, ये एंट्री करोगे आप। तो अभी आप पीएनएल में कितना डालोगे, पीएनएल में आप उतना ही अमाउंट डालोगे जितना आपने नया प्रोविजन किया, मतलब कितना 2000 रुपीज। तो आप यहां क्या डालोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000, बराबर है नहीं, आप कितना डालोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2000, और इस यस और नो, और ये 10,000 लिखोगे, यहाँ पे 10,000 लिखोगे, और फिर ये बैलेंस आप क्या करोगे, सीधे डेटर को ट्रांसफर मार के डेटर से हटा दोगे, या फिर आप लायबिलिटी साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन आपके 12th के एग्जाम के लिए आप डेटर में लिखोगे। तो आप ट्रांसफर करोगे इसको डेटर्स में, टू डेटर्स 10,000, और डेटर्स में से हटा दोगे बाय आरडीडी 10,000, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 90,000। ऐसा होता है, जिसको भी समझ में नहीं आया वो थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा मैं डिफिकल्ट लेवल पे पढ़ा रहा हूं, थोड़ा लॉजिकल पढ़ा रहा हूं तो डिफिकल्ट लग रहा होगा। तो इसका सिंपल चीज क्या है, आपको जितना एडिशनल प्रोविजन किया उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, जितना आपने एडिशनल प्रोविजन किया उतना ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। और क्या करना है, जितना टोटल आरडीडी क्रिएट किया उतना सब डेटर से हटा देना है। मतलब क्या, 8,000 का आपने प्रोविजन किया था और आपको 10,000 का प्रोविजन करना था, तो आपने एडिशनल प्रोविजन कितना किया 2,000 रुपीज का। तो आपको क्या करना है, जितना आपने एडिशनल प्रोविजन किया, मतलब ये 2000 का, उतना ही आपको कहाँ डालना है, उतना ही डालना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जितना टोटल प्रोविजन है, मतलब डेटर्स पे टोटल प्रोविजन कितना है 10,000 का, आरडीडी का टोटल प्रोविजन कितना है 10,000 का, वो 100% प्रोविजन आपको डेटर से हटाना है। यस और नो। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या आता है देखो, इसीलिए इसका फॉर्मूला आता है, जो आपके 12th के बुक्स में आपको एक फॉर्मूला दिया है बैड डेब्ट्स का। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीधे क्या लिखना है, ये लॉजिक मैंने बता दिया, अभी आप क्या लिखना है वो देखो। ये हो गया, समझो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको क्या करना है, आपको आरडीडी और डेटर्स का एडजस्टमेंट कैसे करना है, आपको पहले लिखना है टू बैड डेब्ट्स, यहां पे लिखना है बेटा ओल्ड बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स। चलो ओल्ड बैड डेब्ट्स आपको 0 दिए हैं, अभी ऊपर का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। फिर उसमें ऐड करना है न्यू बैड डेब्ट्स, भी न्यू बैड डेट्स भी हमारे एग्जांपल में 0 है तो वो भी 0 कर दो। अभी आपको ऐड करना है न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी, और न्यू आरडीडी कितना है, न्यू आरडीडी डेटर्स का 10%, मतलब 10,000, और उसको हटाना है ओल्ड आरडीडी को, लेस ओल्ड आरडीडी, और ओल्ड आरडीडी कितना है 8,000 रुपीज। तो नेट कितना है बेटा, नेट प्रोविजन अपने आरडीडी का कितना क्रिएट किया 2,000 का। तो यही तो मैं आपको बता रहा था, यही तो मैंने आपको बताया था, यस और नो, यही मैंने आपको बताया था। देखो मैंने क्या बोला था, आप सीधे, अगर आप सीधे ये फॉर्मूला लिखने की वजह
ये सीधा ये फॉर्मूला लिखने की जगह अगर आप सीधे, चलो ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जगह आप सीधे ऐसे लिख देते तो भी चल जाता मेरे हिसाब से काम। एक मिनट। हाँ, ये इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जगह आप सीधे ये काम कर लेते। क्या लिख देते? 2 RDD 2 RDD 2000 रुपीज, तो भी आपका काम चल जाता। ये मैं आपको बोल रहा था। लेकिन अगर आप फॉर्मूला भी फॉलो करते हो, न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी 10,000 का लेस ओल्ड आरडीडी 8,000 का, तो भी 2,000 आना ही है। तो आप क्या करो, आपको जो सिंपल लगेगा वो करो। मेरे हिसाब से तो आप फॉर्मूला ही फॉलो करो, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके बाद इसके बाद क्या एडजस्टमेंट आता है? इसके बाद एडजस्टमेंट आता है, इसके बाद एडजस्टमेंट आता है अनरिकॉर्डेड सेल्स का। क्या आता है? अनरिकॉर्डेड सेल्स का। यस और नो? अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब क्या बेटा? अनरिकॉर्डेड सेल्स मतलब आप सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए। आपने कोई इनवॉइस किसी को गुड्स दिए, सेल किए, आपके पास 31 मार्च को बहुत भीड़ थी, कोई भी कारण से आपके आपके दिमाग में नहीं रहा उसकी एंट्री करना। तो आपको बाद में ध्यान आया, जब क्लोजिंग स्टॉक आप काउंट कर रहे थे तो आपको ध्यान में आया कि हमने इसका सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया। बराबर है नहीं? अनरिकॉर्डेड सेल्स आपके ध्यान में नहीं आया, तो आप इसको क्या करेंगे? पहले तो आपने सेल्स रिकॉर्ड नहीं किया तो सेल्स रिकॉर्ड करो, और सेल्स रिकॉर्ड करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? हम एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट। डेटर मतलब क्या? पार्टी। पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यही एंट्री हमको कहां करनी है? यही एंट्री हमको ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में करनी है। तो आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट करना है इफेक्ट एड द अनरिकॉर्डेड सेल्स अमाउंट इन डेटर्स। और सेकेंड इफेक्ट क्या करना है बेटा? सेकेंड इफेक्ट करना है एड द अनरिकॉर्डेड सेल अमाउंट, अनरिकॉर्डेड सेल्स अमाउंट इन सेल्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ, कहा? ट्रेडिंग अकाउंट। तीन एडजस्टमेंट डिस्कस हो गए डेटर्स के। अभी लास्ट फोर्थ एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट क्या आएगा बेटा? फोर्थ एडजस्टमेंट आएगा आपको बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स, बिल्स रिसीवेबल्स इंक्लूड्स dishonored bills, bills of rupees 10,000। क्या एडजस्टमेंट है? बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर्ड बिल्स ऑफ रुपीज 10,000। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूं सिंपल, 1 मिनट। अभी मैं आपको सिंपल बता देता हूं। आपने कोई पार्टी को क्रेडिट सेल किया, मान लो 1 लाख रुपीज का, या 10,000 का ही सेल किया। 10,000 रुपीज का आपने किसी पार्टी को क्रेडिट पे सेल किया। अभी उस पार्टी पे आपको भरोसा नहीं है, उस पार्टी पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपने क्या बोला? लिख के दे, लिख के दे मुझे 10,000 रुपीज। तो कौन से रेट पे देगा? आपने प्रॉपर स्टैंप लिया, उस पर लिख के लिया उससे 10,000 रुपीज, वो बंदा मुझे आपको 1 महीने बाद या 30 डेज बाद देगा। तो ये क्या हो गया? बिल्स रिसीवेबल हो गया। अभी आपका डेटर है, लेकिन अभी किस डेटर को आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट किया? बिल्स रिसीवेबल में। यस और नो? तो आपने क्या किया? बिल्स रिसीवेबल में उसको कन्वर्ट किया। अभी आपने बिल्स रिसीवेबल दिखाया बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज का। बराबर है? अभी क्या हो गया? ड्यू डेट पे आप बिल लेके गए उसके पास, उसने पैसे देने से मना किया, तो बिल उसने डिसऑनर कर दिया ना।
डिसऑनर किया मतलब क्या, उसके अगेंस्ट आपको पैसे नहीं दिए तो बिल उसने डिसऑनर कर दिया। अभी आप उसको छोड़ोगे क्या, ये 10,000 रुपीज आप उससे छोड़ोगे क्या, नहीं छोड़ोगे, आप कोई ना कोई मीन से उससे पैसे निकाल ही लोगे, यस और नो। तो आप क्या करोगे, ये बिल तो आपके पास से गया लेकिन डेटर अभी भी है, तो आप क्या करोगे, डेटर में अमाउंट ऐड कर दोगे, डेटर में वो अमाउंट आप ऐड कर दोगे और बिल्स रिसीवेबल में से वो अमाउंट हटा दोगे क्योंकि बिल्स रिसीवेबल अभी इनवैलिड हो गया। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट ऐड द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड इन डेटर्स। और सेकेंड इफेक्ट आपको क्या करना है, सेकेंड इफेक्ट आपको करना है डिडक्ट द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बराबर। अभी डेटर्स के ऊपर का लास्ट एडजस्टमेंट, डेटर के ऊपर का हम लास्ट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। और लास्ट एडजस्टमेंट क्या है बेटा, वो लास्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका मतलब क्या सर, समझाओ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब समझाओ, 1 मिनट समझाता हूं, पानी पीने दो थोड़ा। आपके पास 1 लाख रुपीज के डेटर है, आपके पास कितने डेटर्स हैं, 1 लाख रुपीज के डेटर्स हैं, ओके। और आपने क्या डिसाइड किया, ये 1 लाख रुपीज के डेटर्स पे मैं 2% पे डिस्काउंट दे दूंगा, 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, ऑन एन एवरेज में 2% हर एक को कैश डिस्काउंट दे दूंगा। मतलब जो भी पैसा देने आएगा उसको मैं 2% पैसे डिस्काउंट दे दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्यों, ऐसे आपका दिल बहुत बड़ा है, ओके। तो अभी 2% आप डिस्काउंट दे दोगे, ये आपने क्या किया है, डिसाइड किया है, बराबर, ये करने वाले हो, अभी तक किया है क्या, नहीं। लेकिन ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का खर्चा है, डेटर्स आपके, आप जो पीरियड का, जो फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो उस पीरियड के डेटर्स हैं। और आप डिस्काउंट दे दोगे मतलब क्या, उसी पीरियड का वो खर्चा है, जिस पीरियड के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो उसी पीरियड का वो खर्चा है, क्योंकि आप डिस्काउंट देने वाले हो। तो आपको, आप क्या करते हो, इसका प्रोविजन करते हो, आप क्या करते हो, इसका प्रोविजन करते हो। तो मतलब क्या करते हो, 2% अमाउंट आप डिसाइड करते हो कि डेटर से नहीं लेंगे, तो डेटर से 2% अमाउंट छोड़ देना ये आपके लिए एक्सपेंस है। 2% अमाउंट डेटर से छोड़ के देना मतलब ये हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। तो हम लॉस कहाँ बुक करते हैं, लॉस हम कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, जो भी परसेंटेज होगा, जो भी हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स करेंगे वो कहां डालेंगे बेटा, वो कहां डालेंगे, वो डालेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L लिख रहा हूं मैं अभी, डेबिट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। और सेकेंड इफेक्ट क्या बता रहा हूं बेटा, अभी आप डेटर से डिस्काउंट दोगे, डेटर पे डिस्काउंट दोगे तो आपको डेटर से पैसा कम मिलने वाला है। जैसे आपने 2% डिस्काउंट देने का तय किया, तो 1 लाख रुपीज में से आप डिस्काउंट कितना दोगे, 2,000 रुपीज, तो आपको कितना पैसा आने वाला है, 98,000। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट का बंदा ये लेक्चर देख रहा है, ये ट्रीटमेंट को आप मत सुने। आप ये आरडीडी का अमाउंट, आरडीडी का अमाउंट लायबिलिटी साइड में लिखते हो, तो आप बोलोगे सर गलत पढ़ा रहे हैं।
तो सीए फाउंडेशन सीए इंटरमीडिएट के लोग ये लेक्चर ना देखें, आप सिर्फ ट्वेल्थ के बच्चे इसका इफेक्ट सुने। तो आप ये डेटर से अमाउंट कम लोगे, बराबर है नहीं, 2000 रुपीज आप डेटर से कम लोगे, यस और नो। तो आप क्या करोगे, डेटर्स में से वो अमाउंट हटा दोगे, बराबर है ना, 2000 रुपीज के डेटर्स आपके कम हो जाएंगे, यस। तो डिडक्ट द अमाउंट of provision for discount on debtors from debtors appearing on asset side of balance sheet। और बैलेंस शीट को बेटा असेट एंड लायबिलिटीज ये दो साइड रहते हैं, डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट को, ट्रायल बैलेंस को नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस ये स्टेटमेंट से क्या है, स्टेटमेंट से, ये अकाउंट्स नहीं है। बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है। ट्रेडिंग क्या है, अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, अकाउंट है। ओके, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है, बैलेंस शीट क्या है, अकाउंट या स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट है। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलो, तो अभी सर इतने आपने 5 एडजस्टमेंट बता दिए डेटर्स के ऊपर, क्या आपने 5 एडजस्टमेंट बता दिए। तो आप हमें ये बताइए कि इसके एडजस्टमेंट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए और ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके एडजस्टमेंट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। तो चलो मैं आपको बताता हूं सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस आपको लिख के लेना है, सीक्वेंस आपको राइट डाउन करना है, याद करना है। ओके, सीक्वेंस आपको याद करना है, लिख के लेना है। ओके, चलो लिखो, सीक्वेंस फॉर एडजस्टमेंट्स ऑन डेटर्स। तो बेटा अभी जो मैं फर्स्ट 3 स्टेप्स लिखवा रहा हूं, इसमें आप ऊपर नीचे करो, इसमें आप ऊपर नीचे करो तो भी कोई बात नहीं, आपका आंसर गलत नहीं हो जाएगा। अभी फर्स्ट 3 सीक्वेंस जो लिख रहा हूं उसमें आप ऊपर नीचे करो तो भी आपका कोई सीक्वेंस हिलेगा नहीं, लेकिन फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप अकॉर्डिंगली करना है। जो मैं फोर्थ बोलूंगा उसे फोर्थ नंबर पे ही करना है और जो फिफ्थ बोलूंगा उसको फिफ्थ नंबर पे ही करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको फर्स्ट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स। सेकेंड आपको क्या करना है, सेकेंड आपको एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेब्ट्स। और कौन से बैड डेब्ट्स, आपको एडिशनल बैड डेब्ट्स दिए तो, आपको क्या एडिशनल बैड डेब्ट्स दिए होंगे प्रॉफिट एंड मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में आपको बताया रहेगा कि डेटर्स इंक्लूड्स 400 एज अ बैड डेब्ट्स। ओके, ओके, तो ही आपको ये एडजस्टमेंट करना है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा बैड डेब्ट्स तो वो आपको डेटर्स में से हटाने नहीं है, ऑलरेडी डेटर्स में से हटा के आए वो बैड डेब्ट्स। if additional bad debts are provided in problem or in adjustments appearing in adjustments। थर्ड आपको क्या करना है, थर्ड आपको क्या करना है, थर्ड आपको एडजस्टमेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड करना है। क्या, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड का आपको थर्ड सीक्वेंस पे एडजस्टमेंट करना है। और फोर्थ एंड फिफ्थ ये परमानेंट है,
इसका नंबर परमानेंट है, इसको हिला नहीं सकते आप, परमानेंट परमानेंट, ये एडजस्टमेंट ऐसे ही करने, परमानेंट। ये 3 एडजस्टमेंट में आपका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए, आप पहला एडजस्टमेंट ये करो, सेकंड ये करो और थर्ड ये करो, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो आप? 9, 3 इंटू 3। मैथ्स नहीं पढ़ाना चाहता मैं, चलो। ये 3 एडजस्टमेंट में आप कौन सा भी एडजस्टमेंट कौन सी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, यस और नो, बराबर है ना। लेकिन ये दो एडजस्टमेंट्स जो है, 4th एंड 5th नंबर का जो एडजस्टमेंट है, जो मैं अभी आपको सीक्वेंस बताऊंगा वही सीक्वेंस में करनी, उसके बाद में आपको ऐसा क्यों करना है उसका लॉजिक मैं आपको बता दूंगा। तो 4th नंबर पे आपको एडजस्टमेंट करना है प्रोविजन फॉर, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। आरडीडी का एडजस्टमेंट आपको पहले करना है, आरडीडी का एडजस्टमेंट आपको पहले करना है। और 5th नंबर पे लास्ट में आपको एडजस्टमेंट करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो आर डिस डी का एडजस्टमेंट आपको सबसे लास्ट में करना है। आर डिस डी का एडजस्टमेंट मतलब आर डिस डी मतलब क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का एडजस्टमेंट आपको लास्ट में करना है। अभी इसका लॉजिक ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, आरडीडी का पहले और आरडीडी का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का बाद में, ऐसा क्यों? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो आपके ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है, चलो ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है, डेटर्स दिए हैं बेटा, डेटर्स दिए हैं। अभी मैं ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक ही आइटम बता रहा हूं, आपको डेटर्स दिए और कैलकुलेशन के लिए सिंपल लेते हैं 2 लाख रुपीस के, कैलकुलेशन के लिए सिंपल लेते हैं 2 लाख रुपीस के। और आपको दिया है आरडीडी टू बी मेंटेन at 5% on debtors, और लिखा है आर दिस डी टू बी मेंटेन at 2% on debtors। आरडीडी कितना मेंटेन करना है? 5%। और आरडीडी कितना मेंटेन करना है? 2%। तो आरडीडी का मीनिंग क्या है बेटा? आरडीडी है, आरडीडी किस चीज के लिए और आरडीडी किस चीज के लिए? आरडीडी उस चीज के लिए बेटा जो लोग आपके पैसे नहीं देंगे उनके लिए आरडीडी का प्रोविजन है, बराबर। और आरडीडी का प्रोविजन किन लोगों के लिए? आरडीडी का प्रोविजन उनके लिए बेटा जो आपके पैसे दोगे देंगे और उनको आप डिस्काउंट दे दोगे, बराबर है। तो जो लोग आपके पैसे डुबाएंगे ऐसा आपको लग रहा है, जो लोग आपके पैसे डुबाएंगे ऐसा आपको लग रहा है, उनको आप डिस्काउंट देने का सवाल ही नहीं आता, बराबर है नहीं? यस और नो? आप 2% डिस्काउंट दोगे, लेकिन जिसने आपके पैसे नहीं दिए वो तो 100% डिस्काउंट खुद ही क्लेम किया ना, यस और नो? अभी देखो, अभी देखो आपका कोई एडिटर है 10,000 रुपीज का, बराबर। उसने आपको 10,000, आपने आरडीडी मेंटेन कर दिया उसका, मतलब क्या, आपको लग रहा है वो 10,000 रुपीज आपके फोन नहीं उठा रहा है, वो आपके फोन नहीं उठा रहा है वो, ओके। और आपको लग रहा है वो अभी आपके पैसे नहीं देगा, क्योंकि आपका हफ्ते से फोन नहीं उठाया, आपको ब्लॉक कर दिया उसने, व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जो भी एप्स है उस पर ब्लॉक कर दिया, आपको कॉल ब्लॉक कर दिया, आपके मैसेजेस ब्लॉक किए। अभी आप क्या सोचोगे? ये पैसा नहीं देगा, बराबर है नहीं? तो आपने उसको क्या डाल दिया? आरडीडी में। अभी भी आपके मन में थोड़ी सी होप है, बैड डेब्ट्स नहीं किया आपने, आपके मन में 1% होप है आपके मन में कि वो पैसा आपको लाके देगा, यस और नो? तो आपने उसको आरडीडी में डाला 10,000। अभी अभी आपको लग रहा है वो पैसे नहीं देगा, तो उसको आप डिस्काउंट दे दोगे क्या? नहीं दोगे ना, यस और नो? आपने पूरे 10,000 रुपीज आपने पूरे बैड डेब्ट्स में डालने का प्लान किया है, यस और नो? आरडीडी तक आ गए मतलब बैड डेब्ट्स में भी डालोगे नेक्स्ट ईयर, तो आप उसको डिस्काउंट दे दोगे क्या? नहीं दोगे। तो आप क्या करोगे? आप पहले आरडीडी मेंटेन करोगे, पहले कैलकुलेट करोगे आरडीडी
₹2,00,000 का 5% 10,000। अभी डेटर्स कितने बचेंगे? डेटर्स आफ्टर आरडीडी, डेटर्स आफ्टर आरडीडी कितने बचेंगे बेटा? 1,90,000 के। और अभी आप क्या, ये 1,90,000 के डेटर्स गुड है, ये आपको सारे के सारे पैसे लाके देने वाले हैं, अच्छे बंदे हैं सबके सब, आप इन पे 2% का डिस्काउंट दे दोगे। आप क्या करोगे, इनको 2% का डिस्काउंट दे दोगे और आप लिखोगे आर डिस डी, और 1,90,000 का 2% आता है 3,800, और आपका डेटर्स का बैलेंस आएगा, आपका डेटर्स का बैलेंस क्या आएगा? वो आएगा 1,86,200। अगर आप ये एडजस्टमेंट ये सीक्वेंस में ना करते तो क्या हो जाता? आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? अभी आप 2 लाख पे 2% डिस्काउंट देते तो क्या आ जाता? चलो ये सीक्वेंस नहीं करते तो आपका आंसर कैसे गलत हो जाता, ये भी देखते एक बार। आप क्या करते, आप 2 लाख रुपीज पे पहले सपोज आप डेटर्स 2 लाख, और पहले सपोज आप लेस करते आरडीडी, तो वो कितना आता? 4,000 रुपीज, 2%। अभी डेटर्स कितने बचते हैं आपके पास? 1,96,000, और फिर आप करते आरडीडी एट 5%, आरडीडी एट 5%, तो वो कितना आता? वो कितना आता? 19,600, 10% आता है, तो हाफ इसका आएगा 9,800, हाफ आएगा 9,800, तो आप कर दो 9,800 माइनस, तो कितना आएगा? 0,0,200, और 186,200। यस और नो? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं कैलकुलेट करता हूं। वन एटी सिक्स टू हंड्रेड, तो उतना आ रहा है, तो क्या करना पड़ रहा है बेटा?